एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे हैं। एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, इन दो टॉपिक्स को हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को छोटे छोटे कीवर्ड्स में प्रॉब्लम रहती है, और वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बिना हम लोग अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, और उनका एक्सप्लेनेशन किसी बुक में आपको मिलता भी नहीं है। गूगल पे सर्च करें तो तरीके से समझ नहीं आता है। अब दिमाग में कंफ्यूजन रह जाती है, जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट पे स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों के साथ ज्वाइन करके, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ के। तो अभी हम एक नए सफर को शुरू कर रहे हैं। हम पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। की कंसेप्ट को आप लोगों के साथ में साझा करती रहूंगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों को आप लोगों के साथ बार बार लेके आती रहूंगी। तो अभी हम पॉलिटी के सफर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एक इंट्रोडक्शन सा मैं आपको देना चाह रही हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, ये संविधान शब्द होता क्या है? क्या कोई ऐसा देश होता है जो बिना संविधान के होगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं? कोई ऐसा देश भी होता है क्या? अगर नहीं, तो कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं? या इसके भी सब पार्ट्स होते हैं? और इसके अंदर लिखा क्या होता है? ये सारे सवालों के जवाब मैं आज के सेशन में आपको दूंगी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम, उस देश की शासन प्रणाली कैसी चलेगी, वहां पीएम होगा या नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा या नहीं होगा, गवर्नर होगा या नहीं होगा, स्टेट्स होंगे या सिर्फ केंद्र होगा, किसके हाथ में कितनी पावर है, ये सारे रूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। ये एक रूल बुक होती है, या मैं कहूं ये एक पावर मैप है। ये पावर बताती है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, लोगों की, आम जनता के पास क्या पावर है, आप क्या कर सकते हैं आपके देश में, आपको क्या अधिकार है। ये सब तरीके की जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। अगर कोई आपको ऐसा कहे कि कोई ऐसा देश बताओ जिसका संविधान ही ना हो, तो कहना तुम्हारा सवाल गलत है, क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं होता जिसका संविधान ही ना हो। संविधान जरूर होगा, क्योंकि बिना रूल्स तो कोई देश चल ही नहीं रहा ना, वहां तो अराजकता आ जाएगी, अनार्किज्म आ जाएगा। तो संविधान तो जरूर होगा, रूल्स तो जरूर होंगे। हाँ, ये हो सकता है रिटन या अनरिटन, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है, ये वेरी कर सकता है। लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, ठीक है। और पॉलिटिकल सिस्टम इज मोर देन अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बड़ा है, ऐसा समझे। क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक पॉलिटिकल सिस्टम का भाग है। उस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और जो हमारा संविधान है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ये बार बार बदलता रहता है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे इंसान के अंदर चेंजेस होते हैं ना, कि अभी वो बच्चा है, फिर वो यंग हो गया है, फिर वो बूढ़ा हो गया है, अभी उसका दिमाग सही है, अभी खराब हो गया है, अभी उसके फेस पे झुर्रियां आ गई है, अभी स्किन ग्लो कर रही है। चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से संविधान भी एक ऑर्गेनिक, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है? ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा लिखित संविधान, इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं है जो भारत का है। बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन उसको हम डे बाय डे एक एक करके पढ़ते रहेंगे। अभी चलते हैं आगे, हमको और क्या पढ़ना है। अब मैं बार बार कह रही हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है, रिटन और अनरिटन। रिटन यानी लिखित, अनरिटन यानी अलिखित संविधान। रिटन या अनरिटन होता क्या है इसको समझो। ऐसा नहीं है कि लिखा होगा नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं। रिटन का मतलब क्या होता है? कोई भी वो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी वो संविधान जिसको किसी एक समय किसी समिति ने बनाया हो, किसी असेंबली ने बनाया हो। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 साल का समय लेके, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का समय लेके इसको पूरा किया है। तो जिस भी देश का संविधान इस तरीके से पर्टिकुलर किसी कमेटी, किसी असेंबली, किसी कन्वेंशन, किसी आयोग के द्वारा बनाया जा रहा है, किसी कमीशन के द्वारा बनाया जा रहा है,
किसी पर्टिकुलर टाइम में उसको कहेंगे लिखित संविधान, उसको कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का, यूएसए का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्राजील का, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी ना कभी इनका संविधान कुछ लोगों ने मिलके वहां पे बैठ के कुछ समय के लिए लिखा है, कुछ समय के लिए बनाया है, उसके रूल्स बनाए हैं, इसको कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटेन का, मतलब किसी एक समय में नहीं बना है वो, कि मतलब कोई पर्टिकुलर 10-15 लोग बैठ के उसको बना रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, जरूरतें बढ़ती है, रूल्स लिखे जा रहे हैं। मतलब किसी एक समय में कोई मीटिंग नहीं हुई है उसको बनाने के लिए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, रूल्स लिखे जा रहे हैं। भाई ठीक है, आज चोरी का रूल बना दो, ठीक है आज मर्डर का रूल बना दिया, ठीक है आज अधिकारों की बात कर दी, आज डीपीएसपी की। मतलब किसी एक समय में उसको नहीं गढ़ा गया किसी असेंबली के द्वारा, उसको कहेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखे दोनों हुए हैं, ऐसा नहीं है वो वर्बली है अनरिटन वाला, ऐसा इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं हुआ, लिखे दोनों हुए हैं। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक असेंबली ने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बनाया है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं, लॉन्ग टाइम में ये बदलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है, इसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। जैसे इजराइल का, जैसे न्यूजीलैंड का, सऊदी का, ब्रिटेन का, कनाडा का, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक मतलब उसके अंदर सांसें हैं, उसके अंदर जीव है, वो चेंज हो सकता है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे इंसान एक लिविंग बीइंग है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर चेंज का स्कोप है। तो जो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, इट मींस उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो रहा है, रोज डे बाय डे चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो इसका इवोल्यूशन, इसके अंदर अमेंडमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। इसके अंदर अमेंडमेंट्स के थ्रू एक तो आप बदलाव कर रहे हो, मतलब इसके अंदर संशोधन के थ्रू आपने कुछ बदल दिया। अब इस आर्टिकल में ये बदल दिया, इस पार्ट में ये बदल दिया, इस शेड्यूल में ये बदल दिया, आर्टिकल का सब सेक्शन कोई ऐड कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, यानी अमेंडमेंट्स के थ्रू एक तो आप इसको जिंदा रख रहे हो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन इस डॉक्यूमेंट को, इस संविधान को ऑर्गेनिक बनाता है। सुप्रीम कोर्ट उसी लाइन की व्याख्या समय समय पे अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो भी हम कहते हैं कि जो संविधान है उसकी व्याख्या बदल गई, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन बदल गया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी उसको जिंदा रखता है। तो दो तरीके से ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अमेंडमेंट्स के थ्रू उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, बेरूबारी यूनियन केस में हमने मान लिया। लेकिन फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, जो पहले कहा था उसको हटा दो, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन अमेंड इट, हम इसको बदल सकते हैं। और 1976 में प्रियम्बल में फिर अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो संविधान को जिंदा रखती है, जो संविधान को ऑर्गेनिक बना रही है, जो संविधान के अंदर चेंजेस का स्कोप रखती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब बात आ रही है अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स बिना मेजोरिटी तो नहीं होगा, है ना। कोई बिल पास करना है, कोई सेक्शन ऐड करना है, कोई डिलीट करना है, कोई स्टेट बनाना है, कोई स्टेट रिजेक्ट करना है, किसी की बाउंड्री चेंज करनी है, किसी का नाम बदलना है, इतने सारे काम दुनिया भर में, देश भर में हो रहे हैं। और भारत के अंदर क्योंकि लोकतंत्र है, अगर संसद में कोई सीलिंग फैन भी बदलवाना हो तो वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के अंदर अलग अलग तरीके के बहुमत, अलग अलग तरीके की मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। आप पढ़ तो लेते हैं कि इस इमरजेंसी के लिए ये मेजोरिटी, इस अमेंडमेंट के लिए ये मेजोरिटी, इसके लिए ये मेजोरिटी, बट उसका मतलब बहुत कम एस्पिरेंट को पता होता है। तो कितने तरीके की मेजोरिटी होती है और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, आज की क्लास में मेरा मेन फोकस इन मेजोरिटीज को समझाना है। सो पेशेंस से समझते रहें। 4 तरीके की मेजोरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, जिसको साधारण बहुमत कहते हैं। फिर है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको आत्यांतिक बहुमत कहते हैं। फिर है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको प्रभावित मेजोरिटी यानी बहुमत कहते हैं। फिर है स्पेशल मेजोरिटी यानी विशिष्ट बहुमत जिसको कहते हैं। ये 4 तरीके की मेजोरिटी है, साधारण बहुमत, आत्यांतिक बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशिष्ट बहुमत, ठीक है। यानी सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। अब जो स्पेशल मेजोरिटी है वो फर्दर 4 टाइप्स की होती है, समझेंगे, पर पहले बाकी 3 समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल मेजोरिटी की। पहले वही वाला हम लगाएंगे, पहले देसी टर्म के अंदर समझेंगे, देसी शब्दों में समझेंगे, उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे चलेंगे, टेक्निकल वर्ड्स की बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूं सिंपल मेजोरिटी, जिसको वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं।
सिंपल मेजॉरिटी को हम वर्किंग मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। सिंपल यानी साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है स्टूडेंट? जितने भी भाई जैसे दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, मैं हर जगह एग्जाम्पल लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का लेके आपको समझाना चाहूंगी। जैसे लोकसभा के अंदर अभी अभी एट प्रेजेंट टोटल सीट 545 है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 545 है। मान लीजिए इन 545 में से प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट मान लीजिए केवल 400 है, केवल 400 लोग ही आए हैं मीटिंग में। इन 400 में से वोट कितने लोग कर रहे हैं? वोटिंग कर रहे हैं मान लीजिए 300 लोगों ने वोटिंग किया है। तो हमसे कोई पूछ लेगा कि इतने ऐसे कितने मेंबर हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने मेंबर हैं? 300 मेंबर हैं। अब अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी निकालनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर होते हैं, इस केस में 300, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो प्लस 1 कर दो, यानी मोर देन 50% हो गया। कितना हो गया ये? 150 प्लस 1, यानी जब 151 वोट्स मिल जाएंगी उसको हम क्या कह देंगे? सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका डिवाइडेड बाय 2 यानी 50% प्लस 1, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये तो चलो मैंने 545 या 300 करके दे दिया, मैं इसको 200 करके भी आपको एग्जाम्पल दे सकती थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% से एक ज्यादा सिंपल मेजॉरिटी कहलाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस मेजॉरिटी को कहां कहां यूज करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि 50% प्लस 1 मेंबर कौन किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 मेंबर जब वोट कर रहा है इट मींस वो सिंपल मेजॉरिटी है। लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स 545 है। कोरम कितना होता है? कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितने मिनिमम लोग चाहिए? जैसे क्लास में होता है ना कि कम से कम 5 बंदे आएंगे, 5 बच्चे आएंगे तो ही क्लास स्टार्ट होएगी, वरना क्लास रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से संसद क्या कहती है कि 1/10 मेंबर जब तक नहीं आएंगे हम मीटिंग शुरू नहीं कर सकते, और ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन 1/10 मेंबर को बुलाना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो कोरम कितना? 1/10। तो 545 का 1/10 निकालेंगे तो 54 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 54 आ गया। अब ये मान लीजिए इनमें से प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट है 54, क्योंकि 54 से कम हुए तो मीटिंग ही शुरू नहीं होगी। ठीक है, वोटिंग तो दूर की बात है। इन 54 में से वोट किया केवल 20 ने, केवल 20 लोग वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गए 20। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 20। इसका डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा? 11। 11 वोट्स से आप किसी बिल को पास कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से इन द लोकसभा। ठीक है, ये क्या है? सिंपल मेजॉरिटी है। कहां कहां यूज होती है? कहां कहां इस तरीके से इतनी कम वोटों से हम चीजों को पास करवा सकते हैं? जब भी कोई नया स्टेट एडमिट हो रहा है या इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई नया स्टेट यानी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, अभी सारे आर्टिकल्स भी हम करेंगे। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, कोई नया स्टेट एडमिट हो रहा है या इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एंड एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है या उसकी एरिया बाउंड्री चेंज करनी है। वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो लोगों का, मंत्रिमंडल का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का वोट फॉर थैंक्स पास कर रहा है, यानी वोट फॉर थैंक्स आया, मोशन आया है। ठीक है, कि आप लोग आए, पहली मीटिंग के दौरान ये वोट फॉर थैंक्स होता है कि आप लोग आए, आप अपना समय निकाल के देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये वोट ऑफ थैंक्स होता है। फिर इस पे वोटिंग होती है कि मतलब हम इस मंत्रिमंडल से राजी हैं और हम इसके साथ आगे काम करेंगे, दिस इज वोट फॉर थैंक्स। इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी लानी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगानी हो तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज होगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अगर हटानी हो, रिवोक करनी हो, हटानी हो, तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज होगा। तो कहां कहां सिंपल मेजॉरिटी का यूज हो रहा है वो हमने देखा। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या इनमें से किस किस जगह सिंपल मेजॉरिटी यूज होगी, किस जगह इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज होगी, तो इस तरीके से ऑप्शन दे के आपसे पूछ लेंगे। अब अगले तरीके की मेजॉरिटी पे चलते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है अब उसको समझो। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होगा?
इसको हिंदी में कहते हैं आत्यांतिक बहुमत। क्या कहते हैं? आत्यांतिक बहुमत। अब देखिए इसमें क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ का 50%, टोटल स्ट्रेंथ का 50% यानी डिवाइडेड बाय 2+1, ये जो है ये आपका एब्सोल्यूट बहुमत है। यानी कि लोकसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितना, 545। कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं डजंट मैटर, पर टोटल स्ट्रेंथ जितनी होती है उस हाउस की डिवाइडेड बाय 2+1 यानी कि लगभग 273 वोट्स जब तक नहीं आएगी तब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पास नहीं होगी। और ये मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है, जिसको भी सरकार बनानी हो कम से कम इतनी वोट्स की जरूरत होती है। कहते हैं ना इस सरकार का बहुमत कम हो गया है, अविश्वास पत्र आ गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है, जब उस गवर्नमेंट को 273 वोट्स भी नहीं मिल पाती। तो क्या कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में तो हमें विश्वास ही नहीं है, इसमें तो हमें ट्रस्ट ही नहीं है, हटाओ इसे। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है तो वोट तो आपको चाहिए, वोटों पे ही सारा खेल चलता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। तो जब आपको अपनी सरकार बनानी होती है तब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो कहां इसका यूज होगा वो भी हमने देख लिया। टोटल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 545/2+1 यानी 273 वोट। यूज कहां होगा, जब किसी पार्टी को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, अपनी सरकार बनानी होती है, वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज होता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट मेजॉरिटी, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी में समझना, जिसको कहते हैं प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। देखिए क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये चीजें आपको किताबों में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, गूगल पे सर्च नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए बहुत डीप में मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये बातें, ताकि आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकल जाए और जैसे ही कोई सामने वाला शब्द बोल रहा है इफेक्टिव, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि क्या मतलब क्या है इसका। इफेक्टिव में क्या होता है ये भी 50%+1, बट किसका किसका? जैसे सिंपल में हमने देखा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, एब्सोल्यूट में हमने देखा टोटल स्ट्रेंथ का, यहां किसका 50%+1 की बात हो रही है, किसकी? समझो, इफेक्टिव मेजॉरिटी की। देखो इफेक्टिव स्ट्रेंथ की 50%+1, ये किसका कह रहा है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%+1 जो है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी बताता है। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है उस हाउस की, भाई टोटल सदस्य कितने हैं उसमें, आए हैं नहीं आए हैं कोई बात नहीं, बट टोटल स्ट्रेंथ 545 इन लोकसभा। ठीक है, मान लीजिए इसमें से वैकेंसी कितनी है, भाई कितनी सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी इलेक्शन होना है, और जो सीटें किसी भी वजह से, भाई मान लीजिए कोई मंत्री मर गया है या कुछ और वजह हो गई है जिसकी वजह से वो जो सीट है वो वेकेंट हो गई है। वेकेंट, मैंने ये नहीं कहा कि एब्सेंट है, एब्सेंटी की बात नहीं कर रही मैं, वैकेंसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वेकेंट है मान लीजिए 15 या 45 सीट्स जो है वो वेकेंट है। ठीक है, एब्सेंट नहीं है, ये वेकेंट है। तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 500। कितनी आ गई? 500। 500 हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ गई। इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का डिवाइडेड बाय 2+1 यानी 251 वोट्स, कितना? 251 वोट्स जो है वो आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाएगा। यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%+1। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी आपने माइनस कर दी तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा। मैं फिर कह रही हूं, वैकेंसी डजंट मीन एब्सेंटी। एब्सेंट का मतलब है कि बंदा है तो लेकिन आज बुखार है। वैकेंसी का मतलब है अभी उन सीटों पे इलेक्शन करवाना है। ठीक है, वो भी वैकेंट पड़ी हैं, कौन बैठेगा पता नहीं। एब्सेंट में पता है कौन आके बैठेगा, आज नहीं आ सका, कोविड हो गया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी को आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहां यूज होती है उसको देखो, उसको देखिए। ये राज्यसभा के केस में मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 245 है, मान लीजिए वैकेंसीज 15 है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 230, और इसकी मेजॉरिटी निकालेंगे तो 116 आ जाएगी। कहां कहां इसका यूज होता है? इसका यूज जो है वो मेनली राज्यसभा के चेयरमैन वगैरह के हटाने में इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो यूज कर दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है ये भी हमने जाना। बहुत कम जगह इसका यूज होता है, रेयरली ही होता है मतलब। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी बहुत कम जगह यूज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? कोई भी वो मेजॉरिटी जो ना तो सिंपल है, ना ही स्पेशल, ना ही इफेक्टिव है, ना ही एब्सोल्यूट है। कोई भी वो मेजॉरिटी जो ना ही सिंपल है, ना ही एब्सोल्यूट है, ना ही इफेक्टिव है,
कोई और ही तरीके की है, जरूरी नहीं है 2/3, हो सकता है 3/4, हो सकता है 1/5, कुछ भी ऐसी मेजोरिटी जो ना तो सिंपल है, ना ही एब्सोल्यूट है, ना ही इफेक्टिव है, उसको हम स्पेशल कहते हैं। और अभी संविधान में 4 तरीके की स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र है। मेजोरिटी विच इज नीदर सिंपल नॉर इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट, जो ना तो सिंपल है, ना ही इफेक्टिव है, ना ही एब्सोल्यूट है। इसमें 4 टाइप है। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है जो आर्टिकल 312 में और आर्टिकल 249 में यूज किया जाता है। आर्टिकल 249 क्या होता है? मान लीजिए स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट क्या है? 3 तरीके की लिस्ट भारत में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट जो होती है, इस स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी होती है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, केंद्र कानून नहीं बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मैटर जिस पे कानून बनाना है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, मतलब वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पे हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार कानून बनाए। तो वो कब बना सकेंगे स्टेट लिस्ट पे? जब जब जो राज्य है, जिस राज्य का वो मैटर है, मान लीजिए हरियाणा का मैटर है या राजस्थान का मैटर है, मान लीजिए वो राजस्थान का मैटर है, राजस्थान चाहता है कि इस कानून को केंद्र सरकार बनाए, तो वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, एक प्रस्ताव पास करेंगे, वोटिंग होगी, और वो वोटिंग किस टाइप की होगी? स्पेशल मेजोरिटी उनको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी तरीके की स्पेशल मेजोरिटी है? ये टाइप 1 आर्टिकल 249 के लिए यूज की जाती है। और आर्टिकल 312 क्या है? जिसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज को इंक्लूड ऐड किया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये 3 तो है ही, कोई और अगर आपको ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करनी है तो आर्टिकल 312 का यूज किया जाता है। ये टाइप 1 है क्या? इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर का वोट चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 245 अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें से प्रेजेंट कितने हैं? मान लीजिए 240। ठीक है, वोट कितने कर रहे हैं? मान लीजिए वोट कर रहे हैं, मान लीजिए 150। वोट कितने कर रहे हैं? 150। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 150। इसका 2/3, इसका 2/3 कितना हो जाएगा? ये 50 2 जा 100। 100 वोट्स जो है वो हमको चाहिए, 100 वोट्स हमको चाहिए टू गेट टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी। टाइप 1 तरीके की स्पेशल मेजोरिटी पाने के लिए जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 वोट आपको चाहिए। और ये मेजोरिटी कब यूज होगी? जब किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को केंद्र सरकार ने कानून बनाना हो या आर्टिकल 312 का यूज होना हो, यानी कोई ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूड करनी हो, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो। ये टाइप 1 थी। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। ये है एज पर आर्टिकल 368, यानी हमारे संविधान के अंदर अगर अमेंडमेंट करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो आर्टिकल 368 का यूज होगा। तो कैसी वोट्स की हमको जरूरत होगी? कितनी वोट्स की हमको? इसमें 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3, पहली कंडीशन तो ये पूरी होनी चाहिए। और दूसरा, टोटल स्ट्रेंथ का 50% भी होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, लोकसभा के अंदर 545 टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ 545 है। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है 100, प्रेजेंट एंड वोटिंग है 100, प्रेजेंट एंड वोटिंग है 100। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका अगर मैं 2/3 निकालूंगी तो लगभग ये 66 आ जाएगा, लगभग 66 वोट्स आ जाएगी। लेकिन क्या ये केस सेकंड कंडीशन को पूरी कर रहा है? सेकंड कंडीशन क्या है? टोटल स्ट्रेंथ का 50%, टोटल स्ट्रेंथ का 50%, टोटल स्ट्रेंथ का 50%, यानी कि 273 वोट्स। क्या इसको पूरा किया है? नहीं किया, यानी ये वोट्स आपको पूरी नहीं मिली है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। अब एक और केस मैं आपको समझाती हूं। हमको 2 कंडीशन पूरी करनी है। मान लीजिए लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 545 है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 है, या मैं कह दूं 501 है। ठीक है, ताकि 3 से डिवाइड हो जाए, 501 है। इसका 2/3 हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा, ठीक है, इंटू 2, यानी 2 7 जा 14,
334 वोट अपने को मिल गई। कितनी? 334 वोट की जरूरत है, ठीक, 334 वोट। और सेकंड कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? जो ये वोट्स आपको मिली हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये 50% टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब टोटल स्ट्रेंथ का 50% कितना है? 273। क्या ये 273 से ज्यादा है? यस, यानी इसने सेकंड कंडीशन भी पूरी कर दी, मतलब हमारा संविधान जो है वो बदल जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 वोट आपको मिलना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, वो जो वोट्स हैं वो 273 से ज्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा। तो इस तरीके से हम टाइप 2 की मेजोरिटी को देखते हैं, जो कहां यूज होती है अगर आपको जजेस रिमूव करने हो या आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो, और जो बहुत मुश्किल सा होता है इतनी वोट्स मिलना। ठीक है, ये दो जगह इस तरीके की अमेंडमेंट की जरूरत होगी, इस तरीके की मेजोरिटी की जरूरत होगी। ये भी स्पेशल टाइप की मेजोरिटी होती है। टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3 क्या होता है? एज पर आर्टिकल 61 दिस इज टफेस्ट टू अचीव। ये बहुत मुश्किल है, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का ये तरीका होता है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का ये तरीका होता है, कितनी वोट्स की आपको जरूरत होती है? टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 वोट बहुत मुश्किल होता है मिलना, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 545, उसकी 2/3 वोट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, यानी 364 वोट्स। इतनी वोट्स किसी एक हाउस में यानी लोकसभा में मिलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है जल्दी से इम्पीच नहीं हो पाते हैं। और ये उनकी पद की गरिमा बता रहा है, ये उनकी रिस्पेक्ट के लिए है, ये उनकी डिग्निटी को शो कर रहा है कि इस पोस्ट की डिग्निटी कितनी है, कितनी आसानी से कोई इनको हटा नहीं सकता। आर्टिकल 61 में टाइप 3 का स्पेशल मेजोरिटी यूज होता है, जहां टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 रिक्वायर्ड होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 1 में मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 249 और 312 में यूज होगा। यहां क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। फिर टाइप 2 के अंदर मैंने आपको क्या बताया? दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और आर्टिकल 368 यानी एक तो जजेस को रिमूव करने में और संविधान में संशोधन करने के लिए यूज होगा। यहाँ दो कंडीशन पूरी, एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का 50% + 1 होना चाहिए, यानी लोकसभा के केस में 273 प्लस वोट होनी चाहिए, और टोटल मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 जो है आपको मिलना चाहिए। टाइप 3 के अंदर क्या है? 61, आर्टिकल 61 में यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए काम आती है। टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 आपको मिलना चाहिए वोट्स का, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। लास्ट टाइप क्या है स्पेशल टाइप की, स्पेशल मेजोरिटी का? टाइप 4। जैसे आर्टिकल 368 के अंदर हमने पढ़ा दो कंडीशन, एक तो क्या? टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1, ठीक है, और मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। ये दो कंडीशन पूरी हो जाए, और साथ में अगर वो ऐसा मैटर है जो स्टेट को प्रभावित कर रहा है, जो स्टेट से रिलेटेड है, राज्यों से रिलेटेड है, तो आपको 50% स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। जैसे 28 स्टेट्स हैं तो आपको कम से कम 15 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, 15 स्टेट्स की मंजूरी चाहिए उस चीज को पूरा करने के लिए, उस वोट को पूरा करने के लिए। मतलब ये तो रहेगा, ये दोनों कंडीशन तो रहेंगी, साथ में स्टेट की मंजूरी भी जरूरी है। लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2004 से इसका सफर शुरू हुआ था और 2017 में जाके कहीं पूरा हो रहा है। इसकी वजह यही थी कि आपको इतने सारी बातें मनवानी थी। एक तो टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1 वोट होनी चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। फिर जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी 2/3 वोट्स भी चाहिए, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, और साथ में स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। स्टेट का रेटिफिकेशन मिलने में अपने को ये 10-11 साल जो है वो बहुत भयंकर लग गए हैं, ठीक है। तो ये टाइप 4 की स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो हमने देखा कितने तरीके की मेजोरिटी होती है, कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है। विच मेजोरिटी इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेजोरिटी? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, जो भी आपने मेरी सीरीज को सुना है, कितना समझ आया, कितना ध्यान से आपने सुना है, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। मैं देखूंगी क्या क्या आंसर तुमने किया है। विच मेजोरिटी इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी या इफेक्टिव मेजोरिटी? आई होप आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सही गलत भी बताऊंगी मैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।